आज हमने माननीय अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को, जो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा दूसरे चरण का आंदोलन था, धरना प्रदर्शन, उसका ज्ञापन पत्र हमने अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को राष्ट्रपति जी के नाम पे दिया। और इस आवेदन पत्र को देने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के गुजरात प्रदेश प्रभारी माननीय विक्रम भाई ने हाजिरी दी और इस आंदोलन को सुचारू रूप से करने का कार्यक्रम किया। उसके साथ में हमारे कावजी भाई नीनामा भी इस आंदोलन के अंदर जुड़े और माननीय हार्दिक भाई नीनामा जी इस आंदोलन के अंदर जुड़े और हमने ये आंदोलन आज किया। इस ज्ञापन पत्र के अंदर जो हमने कलेक्टर महोदय को दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय: विद्यमान सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लाने के विरोध में और भारत की मूल संस्कृति एवं सभ्यता को आरएसएस भाजपा द्वारा कब्जा करने एवं नष्ट करने के विरोध में देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा घोषित चरणबद्ध आंदोलन के मुद्दे। प्रथम चरण 8 अगस्त 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय पर भारत के सभी जिलों में ज्ञापन आंदोलन ये हो चुका है। दूसरा चरण आज था 15 अगस्त 2023, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 22 अगस्त 2023 को सभी जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन आंदोलन। चौथा चरण 9 सितंबर 2023 को भारत बंद किया जाएगा। पांचवा चरण 24 सितंबर 2023 को बनारस के जिला अधिकारी कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा। छठा चरण 27 सितंबर 2023 को मथुरा के जिला अधिकारी कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा। सातवां चरण 26 नवंबर 2023 को बोध गया में राष्ट्रीय स्तर की विशाल महारैली। महामहिम, उपरोक्त विषय के संदर्भ में चरणबद्ध आंदोलन करके हम आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं। मांग नंबर 1, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे जायज हो सकता है। उटाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल बामसाद के डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। उस डीएनए रिपोर्ट का शीर्षक यह था, जेनेटिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन कास्ट पॉपुलेशन। इसके आधार पर ब्राह्मण केवल विदेशी सिद्ध नहीं हुए तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था क्यों बनाई, यह बात भी सिद्ध हुई। भारत के मूल निवासी लोगों को 6247 जातियों में बांटे गए हैं, उनका डीएनए समान मिला और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत इनका डीएनए भी भारतीय मिला। इस डीएनए रिपोर्ट में और एक आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई कि ब्राह्मण पुरुषों का ब्राह्मण महिलाओं के साथ डीएनए नहीं मिला। 4000 वर्ष पहले केवल मात्र विदेशी ब्राह्मण पुरुष ही भारत आए थे, वो साथ में महिला लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ की महिलाओं का इस्तेमाल किया। महिलाओं में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कभी नहीं बदलता। ब्राह्मण पुरुष विदेशी है और उनकी मातृभूमि काले समुद्र के पास वेस्ट यूरेशिया है। इसके अलावा कई सारे डीएनए रिपोर्ट प्रसिद्ध हुए हैं जिसमें ब्राह्मण विदेशी हैं, यह बात सप्रमाण सिद्ध हुई है। कोलिन बारास ने सन 2019 में ब्राह्मण लोग इतिहास के बेहद जालिम बहरम लोग हैं और उनके प्राचीन डीएनए अनुसंधान से यह बात उजागर हुई है, यह बताया है। सन 2019 में राखीगढ़ी डीएनए अनुसंधान से भी ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हुए हैं। राखीगढ़ी यह सिंधु सभ्यता की शाखा है जो हरियाणा में पाई गई है, जिसका कार्यकाल 5000 वर्ष पुराना है और उसके अंदर ढेर सारे कंकाल मिले। उसमें से एक कंकाल का डीएनए प्राप्त हुआ जो 4700 साल पुराना है। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट के साथ ही एक और वैश्विक डीएनए रिपोर्ट 117 वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके शीर्षक दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवंशिक संरचना यह था। उस रिपोर्ट ने यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण 4000 वर्ष पहले भारत में आए। राखीगढ़ी कंकाल का डीएनए इससे पुराना है, इसलिए राखीगढ़ी डीएनए में ब्राह्मणों का डीएनए मिलने का सवाल ही नहीं। ब्राह्मणों के डीएनए का ग्रुप का नाम R1A1 है और भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों का डीएनए ग्रुप का नाम L3MN यह है। ब्राह्मणों के भाई बंधु खासकर वेस्ट यूरेशिया में रहते हैं, जिन्हें स्टेपो पेस्टोरेलिस्ट यामनिया कहते हैं। इसका अर्थ जंगली असभ्य
अविकसित जमात होता है जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, वे विदेशी हैं। वो भारत के किसी भी भाग पर नाजायज कब्जा कैसे कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मांग नंबर 2, काशी मथुरा बौद्ध स्थल है। दिनांक 9 जुलाई 2023 को बनारस और 16 जुलाई 2023 को मथुरा में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन दोनों कार्यक्रम पर आरएसएस बीजेपी की सरकार ने रोक लगाई। बनारस की जनसभा के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति मिली थी और 9 जुलाई 2023 को रात 1 बजे को शांति मैरिज लॉन आशापुर सारनाथ वाराणसी के मालिक को करुणा जोन कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त के द्वारा परमिशन निरस्त का लेटर थमा दिया जाता है, जबकि आयोजक को इसकी कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। इस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार जनता के आर्टिकल 19 संविधान में निहित मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी एक तरह हिंदुत्व का प्रचार करके, हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा करके अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा करा रहे हैं। काशी मथुरा का विवाद इसी तरह खड़ा करके मूल बौद्धों की विरासत पर ये नाजायज तरीके से कब्जा कराना चाहते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित आनंदवन विहार है। ब्राह्मणों का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, जबकि ब्राह्मण लोग 3री शताब्दी तक काशी वाराणसी को अपवित्र शहर मानते थे। अथर्ववेद पेज नंबर 7, पेज नंबर 22, पेज नंबर 14 में ब्राह्मण ऋषि कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसका बुखार काशी, वंग और मगध की तरफ जाए और वे लोग बीमार पड़ें। उसी तरह मनुस्मृति में परम पावन क्षेत्र की सूची में काशी बनारस का जिक्र नहीं मिलता। जो ब्राह्मण काशी वाराणसी से इतनी घृणा करते थे, वे आज उस पर दावा क्यों कर रहे हैं? बनारस बुद्ध का प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन का केंद्र था और दुनिया में बौद्ध धर्म यहाँ से फैला था। मथुरा में सन 1983 में ही सर जनरल कनिंघम द्वारा विवादित स्थल के नीचे उत्खनन कार्य किया गया, जहां पर उन्हें बिहार के डिजाइन नक्शा महामाया की प्रतिमा तथा तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध धर्म के प्रतीक मिले, जो अब लाहौर संग्रहालय में संरक्षित है। मथुरा में सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त महाथेरो का विहार है तथा भिक्खु आनंद, भिक्खु राहुल इनके भी स्तूप हैं। 7वीं सदी में आए चीनी यात्री हेवेनसांग के अनुसार वहाँ असंख्य बौद्ध विहार थे तथा हजारों भिक्खु रहते थे। पुरातात्विक आधार पर काशी मथुरा या बौद्धों की सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के पूर्व ब्राह्मणों के एक भी मंदिर नहीं थे और एक भी प्रतिमा नहीं थी, तो किस आधार पर बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मण दावा कर रहे हैं? मांग नंबर 3, साकेत बौद्ध स्थल है। बाबरी मस्जिद एक षड्यंत्र के तहत गिराई गई। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातात्विक विभाग को उस जमीन के नीचे क्या है इसकी जांच करने के लिए उत्खनन करने का आदेश दिया। सन 2002-2003 को उस जगह का उत्खनन किया गया। रिपोर्ट में वह स्थान बौद्धों का है यह मान्य किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी यह बात स्वीकार की गई कि मुस्लिम पार्टी के वकील ने यह मान्य किया था कि उस जमीन के नीचे बौद्ध स्तूप है, लेकिन कोर्ट ने उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। इससे सिद्ध होता है कि न्यायपालिका ने निष्पक्ष और न्याय कानून के मापदंड के आधार पर फैसला नहीं दिया, बल्कि श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया। वह फैसला जायज और कानूनी कैसे माना जा सकता है, जबकि पहले से ही बौद्ध पार्टी का केस चल रही थी, उसको आगे कोई सुनवाई ही नहीं हुई। लॉकडाउन का सहारा लेकर सम्राट अशोक के धरोहर पर इस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने अतिक्रमण करके कब्जा किया। मांग नंबर 4, महाबोधि महाविहार पर से विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हटाया जाए। तथाकथित आज़ादी को बौद्ध राष्ट्रों का समर्थन हासिल करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने आश्वासन दिया था कि भारत पर ब्रिटिशों का राज है और भारत को आज़ाद कराने के लिए बौद्ध राष्ट्र अगर समर्थन देते हैं तो बौद्ध गया को बौद्धों के हवाले सौंप दिया जाएगा। नाटक के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी तक गठित की गई, मगर भारत आज़ाद होते ही बौद्ध गया पर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा किया और नेहरू के द्वारा महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 बनाकर 5 सदस्यीय ब्राह्मण रहेंगे
और बाकी 4 सदस्य बौद्ध रहेंगे, ऐसा प्रावधान करके उस पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया। महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 यह पूर्णतः ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कराने के लिए बनाया गया था, जिसमें बौद्ध गया महाविहार का मालिक महंत ब्राह्मण को दिखाया गया। इससे क्लाज नंबर 10 और 11 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बौद्धों के इस पवित्र महाविहार में पूजा अर्चना कर और मंदिर भूमि में पिंडदान का समुचित निष्पादन करना यह समिति का काम होगा। आगे यह भी लिखा गया कि बौद्धों के इस पवित्र महाविहार में ब्राह्मणों को पूजा अर्चना या पिंडदान करने के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में आने की छूट होगी। इस तरह यह कानून बौद्धों के इस पवित्र स्थल पर ब्राह्मणों का अतिक्रमण कराता है, इसलिए इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। यह अधिनियम रद्द होना चाहिए और बौद्ध गया विश्व धरोहर होने के कारण उस पर केवल बौद्धों का ही नियंत्रण होना चाहिए। महंत ब्राह्मणों का कब्जा वहां से हटाना चाहिए। उस महंत ब्राह्मण के निवास में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां और अभिलेख पड़े हुए हैं, उसे तुरंत से पुरातत्व विभाग के बोधगया संग्रहालय में शिफ्ट कर संरक्षित करना चाहिए। उस प्राचीन धरोहर को संरक्षित न कर भारतीय पुरातत्व विभाग आतंकवादी ब्राह्मणों का साथ दे रही है। मांग नंबर 5, सोमनाथ मंदिर बौद्ध विहार है। कुछ साल पहले मीडिया में खबर छपकर आई कि सोमनाथ मंदिर के नीचे आधुनिक तकनीकी GPR ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार तकनीकी से खोज की गई तो वहां 3 मंजिला बौद्ध विहार मिला। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पुरातात्विक एक टीम को यह कार्य सौंपा गया। यह कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर द्वारा किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सोमनाथ मंदिर का उत्खनन कराकर वह बौद्धों के हवाले कराए। नरेंद्र मोदी बीच बीच में तथागत बुद्ध की स्तुति करते हैं, लेकिन व्यवहार में RSS के मोहन भागवत के इशारे पर बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों का कब्जा कराने के लिए मदद करते हैं और इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। उस GPR तकनीकी रिपोर्ट से यह बात दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है और उसके नीचे बहुमूल्य धातु है। उसके नीचे बड़े बड़े बौद्ध स्तूप संरचना बौद्ध प्रतीक मौजूद है। प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह धरोहर तुरंत बौद्धों के हवाले करें। जिस तरह बौद्ध संरचना पर सोमनाथ मंदिर खड़ा किया गया, उसी तरह भारत में प्रसिद्ध मंदिरों के नीचे बौद्ध संरचना में स्तूप मौजूद है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 विहार एवं स्तूप कहाँ गए? उन सभी बौद्ध विहार और स्तूपों को मुक्त कराना होगा। मांग नंबर 6, दिल्ली के पुराने किले में बौद्ध अवशेष ही मिले हैं। हाल ही के दिनों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिल्ली की स्थित पुराने किले का उत्खनन कार्य किया गया। उसके अंदर प्राचीन मौर्यकालीन अवशेष मिले। उसमें बुद्ध की माँ महामाया की मूर्ति भी मिली। इसलिए दिल्ली के संस्थापक मौर्य ही हैं, इसका यह पुरातात्विक प्रमाण है। लेकिन ASI द्वारा उन प्राचीन बौद्ध अवशेषों को महाभारत कालीन अवशेष बताकर ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। गेजेटियन ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट 1883-84 में पृष्ठ संख्या 202 पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मथुरा रोड के आगे जो किला या जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं वह मौर्यकालीन प्राचीन स्थल है। पुरातात्विक विभाग के लोग जिसे मौर्यकालीन स्थल कह रहे हैं, उस जगह को ब्राह्मण लोग खासकर RSS BJP के ब्राह्मण इंद्रप्रस्थ या महाभारत कालीन अवशेष अब बता रहे हैं। रामायण और महाभारत ये सम्राट भरतदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद लिखे गए हैं। ब्रिटिश भारत में आने तक उसमें समय समय पर संस्कार कराया। सम्राट अशोक और बुद्ध को दबाने के लिए RSS BJP के लोग रामायण महाभारत को अति प्राचीन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को मान्यता मिले इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 7 चरणों में यह चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर संविधान द्वारा आपको राष्ट्रपति के तौर पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र के प्रतीकों को बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए आप स्वयं पहल करें। राष्ट्रपति भवन में सम्राट अशोक के बहुमूल्य प्रतीक हैं और मथुरा
सारनाथ की मूर्तियां भी भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पूरे विश्व को वैश्विक संदेश देती है। अतः उन प्रतीक और संस्कृति अतिक्रमण जोर जबरदस्ती से कब्जा कराया जा रहा है। न्यायपालिका और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का भी इसके विरोध में मिसयूज किया जा रहा है। इस पर आप तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। भारत बंद के बावजूद भी सरकार ठिकाने नहीं आती है, तो हमें मजबूरन भारतीय पुरातात्विक विभाग और न्यायपालिका पर मोर्चा लेकर आने को बाध्य न किया जाए। हम लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, अलोकतांत्रिक ताकतों को रोका जाए। आज 15 अगस्त 1947 को विक्रम भाई, कावजी भाई, हार्दिक भाई और अरुण भाई, हम सब ने मिलकर ये ज्ञापन पत्र दिया। आप सभी ने इस ज्ञापन पत्र को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85। जय मूल निवासी। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बोल 85। जय मूल निवासी।